स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है आपने डायलाइज़र का फर्स्ट पार्ट अच्छे से कवर अप किया होगा, अच्छे से पढ़ा होगा। तो इस वाली वीडियो में हम डायलाइज़र के आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर अप करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम डायलाइज़र के स्ट्रक्चर से। और हॉलो फाइबर डायलाइज़र आज के टाइम पर यूज़ हो रहा है, तो उसी के बारे में हम कई सारी बेसिक जानकारी, कई सारी टेक्निकल चीज़ें सीखने वाले हैं और आगे कवर अप करने वाले हैं। तो हमारा जो हॉलो फाइबर या फिर कैपिलरी डायलाइज़र होता है, उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है जिसमें यहाँ जो सबसे ऊपर वाली साइड है, यहाँ से ब्लड आ रहा है, इसलिए हम इसको ब्लड इनलेट कहते हैं। बट अगर हम ब्लड यहाँ से भेजें तो ये ब्लड इनलेट हो जाएगा और जस्ट इसके अपोजिट में ब्लड आउटलेट हो जाएगा। बट इस स्ट्रक्चर में यहाँ से ब्लड आ रहा है, इसलिए इसे हम ब्लड इनलेट कहेंगे, और यहाँ से ब्लड आउट हो रहा है, इसलिए ब्लड आउटलेट कहेंगे। देन इसका ये वाला जो पार्ट होता है ऊपर वाला, इसको हम हेडर बोलते हैं दोनों ही साइड में। दिस इज हेडर। और इसकी जो दो यहाँ पर पॉर्ट दिए हुए हैं, ये डायलिसिड फ्लूइड के पॉर्ट हैं, जिसमें से अगर डायलिसिड को हम यहाँ से सर्कुलेट करते हैं, यहाँ से एंट्री कराते हैं, तो वो डायलिसिड इनलेट बन जाता है। और जब यहाँ से डायलिसिड फ्लूइड टॉक्सिन्स को लेके वापस आएगा तो ये डायलिसिड आउटलेट बन जाएगा। लेकिन यहीं अगर हम इसे फ्लूइड को यहाँ से भेजते हैं और यहाँ से आउट कराते हैं, तो ये इनलेट और वो आउटलेट बन जाएगा। वहीं हम देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी हॉलो फाइबर कैपिलरीज होती है। तो इन कैपिलरीज में से ब्लड आता है और इसके बीच में जो खाली स्पेस है, ये हमारा डायलिसिड कंपाउंड बन जाता है, डायलिसिड कंपार्टमेंट। तो इस डायलिसिड कंपार्टमेंट में डायलिसिड फ्लूइड होता है, जिसमें डिफ्यूज़न के थ्रू सारे टॉक्सिन्स डिफ्यूज़ होकर डायलिसिड फ्लूइड में आ जाते हैं, और ये ब्लड कैपिलरीज के थ्रू, हॉलो फाइबर्स के थ्रू यहाँ तक आउटलेट तक पहुँच जाता है। तो इसमें बहुत सारी हॉलो फाइबर्स हैं, और जो इसकी आउटर कवरिंग है, इसको हम जैकेट भी बोलते हैं, या फिर ये जो बॉडी वाला पार्ट है, इसको हम जैकेट या फिर हाउसिंग भी बोलते हैं। और इसके जो हेडर के अंदर ये जो कंपाउंड फिल किया गया है, इस फिलिंग कंपाउंड का भी एक अपना ही इम्पोर्टेंस है, जो हम आगे की इन्फॉर्मेशन में जानने वाले हैं। और इसको हम पॉटिंग कंपाउंड बोलते हैं। और इस पॉटिंग कंपाउंड के अराउंड ही एक रिंग होती है, जिसे हम हेडर रिंग या फिर ओ रिंग बोलते हैं। उसका भी अपना इम्पोर्टेंस है, तो वो भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये बेसिकली एक डायलाइज़र का स्ट्रक्चर है। अब इसकी हम कुछ टेक्निकल इन्फॉर्मेशन देखेंगे। तो ये है कुछ टेक्निकल इन्फॉर्मेशन ऑफ डायलेज़र, यानी कि डायलेज़र की टेक्निकल कुछ जानकारियाँ। जैसे कि पहले हमने बात की थी हेडर और हाउसिंग। ये इसका हेडर है और ये कवरिंग जो है, ये है इसकी हाउसिंग। तो इसमें जो बनाने में मटेरियल यूज़ किया गया है, वो है पॉलीप्रोपाइलीन। पॉलीप्रोपिलीन से हेडर और हाउसिंग बनी हुई है डायलाइज़र की। देन आता है पॉटिंग कंपाउंड। पॉटिंग कंपाउंड हमारा पॉलीयूरीथेन मटेरियल से बना हुआ है,
और इसका फंक्शन क्या होता है, टू होल्ड द हॉलो फाइबर बंडल। जो इसके अंदर कैपिलरीज यानी कि हॉलो फाइबर बंडल है उसको होल्ड करके रखने का काम करता है पॉटिंग कंपाउंड। देन हमारा हेडर, हेडर और ओ रिंग, यानी मैंने अभी बताया था यहाँ हेडर के अंदर एक रिंग होती है, उस रिंग का काम होता है टू प्रिवेंट ब्लड लीकेज, यानी वो ब्लड लीकेज से बचाती है। देन टू प्रिवेंट फ्रॉम बैक्टीरियल ग्रोथ, यानी कि जो बैक्टीरियल ग्रोथ होती है उससे भी हमें ओ रिंग बचाती है। अगर हम ओ रिंग को निकाल देंगे तो वहाँ से सारा ब्लड लीक हो जाएगा। देन आता है हॉलो फाइबर बंडल। हॉलो फाइबर बंडल इज कंसिस्ट ऑफ 7 to 17 into 10⁻³ हॉलो फाइबर्स, यानी कि हॉलो फाइबर बंडल के अंदर टोटल 7 to 17 into 10⁻³ इतने सारे हॉलो फाइबर्स मौजूद होते हैं इसके अंदर। और इसका जो एक हॉलो फाइबर होता है उसका इंटरनल डायामीटर 180 to 200 माइक्रॉन्स होता है। माइक्रॉन्स एक बहुत छोटी यूनिट है जिसको हम छोटी चीज़ों को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं। और उस एक हॉलो फाइबर का जो वॉल की थिकनेस है दैट इज़ 30 से 40 माइक्रॉन्स, यानी 30 to 40 माइक्रॉन्स उसकी थिकनेस होती है एक हॉलो फाइबर की। और उन इतने सारे हॉलो फाइबर को मिला के एक हॉलो फाइबर बंडल बनता है जिसको होल्ड करके रखने का काम पॉटिंग कंपाउंड का होता है। तो ये थी कुछ टेक्निकल इन्फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर ऑफ द डायलाइज़र। तो इस डायलाइज़र का टेक्निकल स्ट्रक्चर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके बाद जो हम क्लासिफिकेशन करने वाले हैं, कैसे इसको कैटेगराइज किया गया है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है और इंटरेस्टिंग भी। तो अब हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डायलाइज़र बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन ऑफ मेम्ब्रेन, यानी कि एक डायलाइज़र को हम कैसे क्लासिफाई करेंगे उसकी मेम्ब्रेन के केमिकल कंपोजिशन के बेस्ड पे। तो इनमें 4 तरीके से हम क्लासिफिकेशन करेंगे। पहला है सेलुलोज़, यानी कि ऐसे डायलाइज़र जिसमें सेलुलोज़ की मेम्ब्रेन यूज़ होती थी। देन मॉडिफाइड या फिर सब्स्टिट्यूटेड सेलुलोज़। तीसरी सिंथेटिक एंड फोर्थ टाइप है सेलुलो सिंथेटिक। तो सबसे पहले हमारी सेलुलोज़ की मेम्ब्रेन थी। तो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ डायलाइज़र बेस्ड ऑन देयर मेम्ब्रेन्स। तो पहले जो मेम्ब्रेन हमारे डायलाइज़र में यूज़ हुआ करती थी वो होती थी सेलुलोज़ की, और सेलुलोज़ हम प्रोसेस्ड कॉटन से निकालते थे। तो ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्रोसेस्ड कॉटन, यानी कि प्रोसेस्ड कॉटन जो हुआ करती थी उससे सेलुलोज़ ऑब्टेन होता था, हमें मिलता था। तो ये जो पहले मेम्ब्रेन यूज़ होती थी इनके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि रीजेनरेटेड सेलुलोज़, क्यूप्रा एमोनियम रेयॉन, क्यूप्रा एमोनियम सेलुलोज, सपोनिफाइड सेलुलोज, ये तो एग्जाम्पल हो गए। लेकिन इसमें दिक्कत ये थी सेलुलोज की मेम्ब्रेन में, द प्रेजेंस ऑफ फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप दैट इंक्रीज कॉम्प्लीमेंट रिएक्शन। तो इसमें फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता था जो कि हमारी ब्लड में से कॉम्प्लीमेंट रिएक्शन कराता था। कॉम्प्लीमेंट रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जो जब हमारा ब्लड किसी फॉरेन सब्सटेंस के फॉरेन बॉडी के कांटेक्ट में आता है तो उसका इम्यून रेस्पॉन्स चालू हो जाता है। तो इससे रिएक्शन होता था और इसकी वजह से जो सेलुलोज की मेम्ब्रेन है इसकी बायो इनकॉम्पैटिबिलिटी बढ़ जाती थी। बायो इनकॉम्पैटिबिलिटी का मतलब ये है कि ये हमारे लिए हार्मफुल होता था, और इसकी वजह से क्या होता था, डायलिसिस मॉर्बिडिटी इंक्रीज होती थी। डायलिसिस मॉर्बिडिटी इंक्रीज होने का मतलब ये है कि डायलिसिस ड्यूरिंग द डायलिसिस जो भी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती हैं या फिर डायलिसिस की वजह से कई सारी बीमारियां फैलती हैं,
उसको बोलते हैं डायलिसिस मॉर्बिडिटी। ये इंक्रीज होती थी, यानी डायलिसिस पे पेशेंट होता था उसकी कॉम्प्लिकेशन बढ़ती थी। किसकी वजह से? फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से, जो कि सेलुलोज में प्रेजेंट होता है। और इसीलिए इसको अब हमने बैन कर दिया है, ये यूज़ नहीं होता, नॉट इन यूज़ नाउ। तो सेलुलोज की मेम्ब्रेन जो है अब डायलाइजर में यूज़ नहीं होती है। सेकेंड जनरेशन यानी सेकेंड जो हमारी डायलाइजर में मेम्ब्रेन यूज़ हुआ करती थी वो हुआ करती थी मॉडिफाइड सेलुलोज या फिर सब्सटीट्यूटेड सेलुलोज, यानी कि ऐसा सेलुलोज जिसको मॉडिफाई कर दिया हो। और सब्सटीट्यूटेड का मतलब सिंपली यही हुआ कि उसमें से एक पार्ट को सब्सटीट्यूट कर दिया जाए। तो उसमें क्या था, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन बढ़ रही थी, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हमने यहाँ से सब्सटीट्यूट कर दिया, हटा दिया। सेलुलोज में से हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हटा के हमने क्या करा, दूसरी फंक्शनल ग्रुप यानी अदर मॉइटीज को इसमें हमने ऐड कर दिया। हाइड्रोक्सिल ग्रुप सब्सटीट्यूट बाय अदर मॉइटी, यानी हमने दूसरे फंक्शनल ग्रुप को इसमें ऐड कर दिया। कैसे? तो इसका एग्जाम्पल कुछ है, सेलुलोज एसीटेट, सेलुलोज ट्राई एसीटेट, सेलुलोज डाई एसीटेट हो सकता है, जिसमें सेलुलोज तो है बट हमने दूसरा फंक्शनल ग्रुप लगा दिया एसीटेट का, ट्राई एसीटेट का, डाई एसीटेट का, या फिर हमने कोई भी एमिनो एसिड को उसके साथ जोड़ दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, डिक्रीज्ड कॉम्प्लीमेंट्री एक्टिवेशन, यानी कि जो कॉम्प्लीमेंट्री एक्टिवेशन थे, रिएक्शन थे, वो होना कम हो गए। किसकी वजह से? हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हटाने की वजह से। लेकिन फिर भी दिस इज नॉट इन यूज नाउ, यानी ये अभी भी यूज नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि इसमें सेलुलोज का प्रेजेंस है और सेलुलोज हमारे लिए हार्मफुल होती है, तो इसीलिए इसको भी बंद कर दिया गया है। इसकी मेम्ब्रेन्स भी अब यूज नहीं हो रही है, लेकिन शुरू में यूज हुई थी क्योंकि इससे कुछ कॉम्प्लिकेशन कम भी हुई थी। देन सिंथेटिक मेम्ब्रेन्स आ गई मार्केट में। सिंथेटिक मेम्ब्रेन्स में क्या यूज होता है? प्लास्टिक इसका एग्जाम्पल है, कई सारी मेम्ब्रेन्स बनती हैं सिंथेटिक मेम्ब्रेन्स। तो इसमें पहली है पॉलीसल्फोन की, जो यूजुअली हमें देखने को मिल जाएगी। दूसरी है PMMA, इसकी फुल फॉर्म मैंने पहले भी डिस्कस की है, इसकी फुल फॉर्म है पॉली मिथाइल मीथाक्राइलेट। फिर है पॉलीएमाइड की, फिर है पॉलीकार्बोनेट की, ये सभी सिंथेटिक है। देन PAN यानी कि पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, इसके भी कुछ डेरिवेटिव्स हैं, जैसे कि AN69, AN69HT, ये इसकी मेम्ब्रेन्स हैं जो कि पैन यानी पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल से डेराइव की गई है। तो इसमें क्या होता है, सिंथेटिक में लेसर इम्यून एक्टिवेशन, यानी कि वो जो हमने कॉम्प्लीमेंट्री एक्टिवेशन देखा, रिएक्शन देखा, वो सब कम है, जिसकी वजह से इसकी बायोकॉम्पैटिबिलिटी बढ़ती है। और बायोकॉम्पैटिबिलिटी का मतलब यही है कि इसकी वजह से हमें कोई हार्म नहीं होता, जो लिविंग टिश्यू हैं, लिविंग सेल्स हैं, उनको हार्म नहीं होता, इसलिए सिंथेटिक मेम्ब्रेन्स यूज होती हैं। लेकिन इससे पहले एक और मेम्ब्रेन आई जिसको हमने बोला सेलुलो सिंथेटिक, यानी इसमें सेलुलोज भी है और सिंथेटिक का पार्ट भी है। तो इसमें क्या होता था, हम टर्शियरी एमिनो एसिड के ग्रुप को लेते थे, टर्शियरी एमिनो एसिड को हम सिंथेटिक पार्ट बोलते हैं, और उसको हम ऐड करते थे लिक्विफाइड सेलुलोज में। जब मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, लिक्विफाइड सेलुलोज में टर्शियरी एमिनो एसिड मिला देते हैं। तो इससे क्या होता है, जो सरफेस होता है, सरफेस बायोकॉम्पैटिबल हो जाता है। किसकी वजह से? टर्शियरी एमिनो एसिड की वजह से, क्योंकि जो हमारी मेम्ब्रेन है उसकी सरफेस साइड पे तो आ गया टर्शियरी अमीनो एसिड, जिसकी वजह से वो रिएक्शन नहीं करता। तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं सेलोसिन और हेम्फन। सेलोसाइन और हेम्फन इसके एग्जाम्पल हैं, लेकिन ये भी यूज नहीं होती है। फिर आती है अदर मेम्ब्रेन्स जो बहुत रेयरली यूज होती हैं, जैसे कि कोटेड मेम्ब्रेन जिसमें विटामिन ई की कोटिंग की जाती है, जो कि एंटीऑक्सीडेंट मेम्ब्रेन होती है। तो इसका यूज भी कम होता है, कुछ पेशेंट में किया जाता है। और इसके बाद आती है हाई कट ऑफ मेम्ब्रेन। हाई कट ऑफ मेम्ब्रेन भी रेयरली यूज की जाती है। क्यों इसका यूज करते हैं? यूज फॉर लाइट चेन रिमूवल फॉर मल्टीपल माइलोमा। मल्टीपल माइलोमा एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ग्रुप ऑफ प्लाज्मा सेल्स कैंसेरियस हो जाते हैं।
जो कि हमारे बोन मैरो पर इफ़ेक्ट करते हैं, लीवर पर इफ़ेक्ट करते हैं, किडनी पर इफ़ेक्ट करते हैं, जो कि सिंपली हम बोलें तो एक तरीके का कैंसर है जो कि प्लाज्मा सेल्स में हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट में हम हाई कट ऑफ मेम्ब्रेन का यूज़ करते हैं लाइट चेन रिमूवल के लिए। तो ये तो है हमारा क्लासिफिकेशन डायलाइज़र का बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन ऑफ मेम्ब्रेन्स। तो इसके बेस पर हम जनरली अगर याद रखना चाहें तो सेलुलोज, मॉडिफाइड सेलुलोज और सिंथेटिक, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें से हमारी सिंथेटिक अभी के टाइम पे यूज़ होती है, जिसमें पॉलीसल्फोन, पीएमएमए, पॉलीएमाइड, पॉलीकार्बोनेट और पीएएन। तो ये सारी मेम्ब्रेन्स यूज़ होती हैं अभी के डायलाइज़र में। अब इसके बाद हमारा बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है काइनेटिक्स का, जो कि डायलाइज़र काइनेटिक्स है, और उसमें हमें बहुत सारी फिजिक्स देखने को मिलेगी। तो ये है डायलाइज़र काइनेटिक्स। डायलाइज़र काइनेटिक्स में कई सारे कॉफिशिएंट आते हैं और ये हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट हैं, इनसे हम ये डिसाइड करते हैं कि डायलाइज़र हमें कैसे चूज़ करना है, यानी कि कौन-सा डायलाइज़र हमारे लिए बेस्ट रहने वाला है। तो इनमें सबसे पहली चीज़ आती है डायलाइज़र एफिशिएंसी, और इसमें हमारा डायलाइज़र एफिशिएंसी में के नॉट ए, जो कि डायलाइज़र मास एरिया कोएफ़िशिएंट है, जिसके बेस पर हम डिसाइड करते हैं कि डायलाइज़र कितना एफिशिएंट है, कितनी क्लियरेंस देने वाला है। ये इसमें के नॉट ए का मतलब है मैक्सिमम क्लियरेंस ऑफ सॉल्यूट, कि किसी भी सॉल्यूट का के नॉट ए जितना ज़्यादा होगा उतनी अच्छी क्लियरेंस आएगी, उतनी ज़्यादा क्लियरेंस होगी। और ये क्या बताता है, क्लियरेंस मैक्सिमम सॉल्यूट का पर एमएल पर मिनट, यानी 1 मिनट में कितने एमएल क्लियरेंस हुआ, कितना सॉल्यूट निकला मेम्ब्रेन के पार। 1 मिनट में जितना सॉल्यूट, जितने एमएल सॉल्यूट मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, वो होगा हमारा के नॉट ए, उतना ही उसका कोएफ़िशिएंट होगा, डायलाइज़र मास एरिया कोएफ़िशिएंट। और इसकी कंडीशन है कि बीएफआर यानी ब्लड फ्लो रेट और डीएफआर यानी डायलिसेट फ्लो रेट कितना भी हो इनफाइनाइट, ठीक है, वो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो इसके बेस पर जो यूरिया का क्लियरेंस होता है, जो यूरिया का के नॉट ए यानी कि डायलाइज़र मास एरिया कोएफ़िशिएंट यूरिया का होगा, उसके बेस पे हमने 3 हिस्सों में डायलाइज़र को डिवाइड कर दिया। तो इसके बेस पर एक होता है लो एफिशिएंसी डायलाइज़र, दूसरा होता है मॉडरेट एफिशिएंसी डायलाइज़र और तीसरा होता है हाई एफिशिएंसी डायलाइज़र, जिसमें से अगर बिलो 500 यानी 500 से कम एमएल पर मिनट क्लियरेंस होगा यूरिया का किसी डायलाइज़र के थ्रू, तो वो हमारा लो एफिशिएंसी डायलाइज़र होगा। और अगर कोई डायलाइज़र 500 से 800 के बीच में क्लियरेंस दे रहा है यूरिया का, तो वो हमारा मॉडरेट एफिशिएंसी डायलाइज़र होगा। और अगर कोई डायलाइज़र 800 से ज़्यादा एमएल पर मिनट क्लियरेंस दे रहा है यूरिया का, तो वो हमारा हाई एफिशिएंसी डायलाइज़र में काउंट होगा। और इसका ये फ़ॉर्मूला होता है, इस फ़ॉर्मूले से हम पता लगा सकते हैं कि किसी भी सॉल्यूट का क्लियरेंस कितना है, इसका के नॉट ए कितना है। तो इसको निकालने का फ़ॉर्मूला है, इसमें क्यू बी का मतलब है बी एफ आर यानी ब्लड फ्लो रेट, और इसमें क्यू डी का मतलब है डी एफ आर यानी कि डायलिसेट फ्लो रेट, ठीक है। और एल एन मतलब लॉग की वैल्यू है, नेचुरल लॉग, और इसमें 1 माइनस के डी, इसमें के डी जो है दैट इज क्लियरेंस ऑफ डायलाइज़र, यानी डायलाइज़र ने कितना क्लियरेंस करा वो है। तो इन सब से हम के नॉट ए यानी कि इसका कोफिशिएंट निकाल सकते हैं किसी भी सॉल्यूट का बाय पुटिंग द वैल्यूज, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है डायलाइज़र एफिशिएंसी। तो ये है सेकंड हमारा के यू एफ,
मतलब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कॉफिशिएंट ऑफ डायलाइजर। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कॉफिशिएंट ऑफ डायलाइजर से हम डिसाइड करते हैं कि कितना हमारे लिए कोई भी डायलाइजर एफिशिएंट होगा। तो ये है क्या चीज़, इसका मतलब है वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा फिल्टर्ड, यानी कि जिस भी डायलाइजर की मेम्ब्रेन का KUF यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कॉफिशिएंट ज़्यादा होगा, वो हमारे लिए उतना ही प्लाज्मा फिल्टर करेगा। और इसकी यूनिट होगी ml/hour/mm/Hg, यानी कि पर mm/Hg का मतलब है पर TMP यानी ट्रांसमेम्ब्रेन प्रेशर। यहाँ पर ट्रांसमेम्ब्रेन प्रेशर की बात हो रही है। तो जितने ml प्लाज्मा फिल्टर करेगा 1 घंटे में पर mm/Hg, ठीक है, उतनी उसकी KUF होगी, यानी कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कॉफिशिएंट होगा। और इसी के बेस पर हमने 3 तरह से डायलाइजर को डिवाइड किया है, जिसमें से पहला आता है लो फ्लक्स डायलाइजर, दूसरा है मीडियम फ्लक्स डायलाइजर और तीसरा है हाई फ्लक्स डायलाइजर। लो फ्लक्स डायलाइजर में हमारी अगर प्लाज्मा की जो फिल्ट्रेशन रेट होगा वो 8 से कम होगा, 8 ml/hour/mm/Hg, इससे कम होगा तो वो लो फ्लक्स डायलाइजर होगा। और अगर 8 से लेके 20 के बीच में अगर उसका फिल्ट्रेशन रेट है प्लाज्मा का, तो वो हमारा मीडियम फ्लक्स डायलाइजर होगा। और अगर इसकी वैल्यू 20 से ऊपर जाती है तो वो हमारे लिए हाई फ्लक्स डायलाइजर होगा, यानी कि सबसे ज़्यादा जल्दी प्लाज्मा को फिल्टर करेगा। तो इसको निकालने का एक फॉर्मूला है, इसको निकालने का फॉर्मूला है हमारा Q अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसका मतलब होता है UFR, यानी कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन रेट कितना है बाय TMP। और ये जो 1 बाय एरिया है दैट इज हॉलो फाइबर, यानी कि एक हॉलो फाइबर का जो एरिया है वो कितना है उससे हमें डिवाइड करना है। तो ये इसका फॉर्मूला है और हम इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। इसको बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कॉफिशिएंट ऑफ डायलाइजर। इससे हमें पता चलता है कि प्लाज्मा कितना जल्दी फिल्टर होगा और उसकी जो लो फ्लक्स है, मीडियम फ्लक्स है या फिर हाई फ्लक्स है, ये भी हम पता कर सकते हैं इसकी वैल्यू से। और जो थर्ड कंपोनेंट है वो है हमारा सीविंग कॉफिशिएंट, जिसको हम S से डिनोट करते हैं। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस रिप्रेजेंट द एबिलिटी टू क्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बाय अ पर्टिकुलर सॉल्यूट। लेट सपोज कोई भी सॉल्यूट पार्टिकल है, वो किस एबिलिटी के साथ एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाएगा, वो सॉल्यूट की सीविंग कॉफिशिएंट होता है। और सीविंग कॉफिशिएंट निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूला दिया गया है S इज इक्वल टू C अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बाय C ब्लड। इसका मतलब है कंसंट्रेशन इन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, यानी और इसके नीचे वाला जो है वो है कंसंट्रेशन इन ब्लड। तो ये एक रेशियो है जिससे हमें पता चलता है कि कोई भी पार्टिकल जो है, कोई भी सॉल्यूट है, वो किस एबिलिटी के साथ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्रॉस करेगा, कितना इजीली क्रॉस करेगा। तो इसका रेशियो जो है, इसमें ऊपर की साइड हम रखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में कितने सॉल्यूट पार्टिकल्स मौजूद हैं, और नीचे हम रखेंगे कि ब्लड में कितने सॉल्यूट पार्टिकल्स मौजूद हैं। अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मतलब बाद वाला, यानी ब्लड फिल्टर हो गया, और डायलिसिस कंपार्टमेंट में कितने हमारे जो सॉल्यूट पार्टिकल हैं वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्रॉस करके पहुंच गए, तो वो पार्टिकल को हमें ऊपर रखना है, और जो ब्लड में पहले थे कितने पार्टिकल थे वो हमें नीचे रखने हैं। तो इसके रेशियो से हमें पता चलता है अगर S इज इक्वल टू 1 होगा तो इसका मतलब ये है कोई भी जो जिस पार्टिकल का S इज इक्वल टू 1 होगा वो फ्रीली, यानी कि बड़ी ही इजीली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगा। लेकिन अगर S इज इक्वल टू 0 है किसी भी पार्टिकल का, इसका मतलब ये है उसका सीविंग कॉफिशिएंट 0 है, मतलब
वो बिल्कुल भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा। और अगर इसके बीच में कहीं भी S की वैल्यू आती है तो जितनी उसकी S की वैल्यू 1 के आसपास रहेगी, लेट सपोज 0.8 अगर किसी सॉलिड पार्टिकल की सीविंग कॉफिशिएंट है तो वो थोड़ा आसानी से उसको पार कर जाएगा। लेकिन वहीं अगर जिस सॉलिड पार्टिकल की वैल्यू 0.2 होगी, उसे उतनी मुश्किल होगी उस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने में। तो ये कंसंट्रेशन से हम पता लगा सकते हैं। तो जो 4th नंबर पे आता है वो है हमारा एड्सॉर्प्टिव क्लियरेंस। तो इसमें क्या होता है कि जो ब्लड की वॉल्यूम होती है उसमें से सॉल्यूट का रिमूव होना पर यूनिट टाइम। लेट सपोज हमें यूरिया की क्लियरेंस पता करनी है, तो जो यूरिया है यहाँ पर ये सॉल्यूट है और वो पर यूनिट टाइम का मतलब है हम चाहे 1 सेकेंड ले लें या फिर 1 मिनट, उसमें जितना अमाउंट ऑफ यूरिया क्लियर हो रहा है, रिमूव हो रहा है, उसे हम बोलेंगे एड्सॉर्प्टिव क्लियरेंस ऑफ यूरिया। तो इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं जिन पे ये डिपेंड करता है, जैसे कि सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा, ये सारी चीज़ें जो है मेम्ब्रेन्स की बातें हो रही हैं। तो जो हॉलो फाइबर मेम्ब्रेन है उसका सरफेस एरिया अगर ज़्यादा होगा तो क्लियरेंस ज़्यादा होगी। थिकनेस अगर ज़्यादा होगी, उसकी जो मेम्ब्रेन है उसकी थिकनेस ज़्यादा होगी तो भी क्लियरेंस ज़्यादा होगी। उसका पोर का साइज़ बड़ा होगा तो भी क्लियरेंस ज़्यादा होगी। BFR और DFR भी वेरी करेंगे, जितना ज़्यादा ब्लड फ्लो रेट होगा, डायलिसिस फ्लो रेट होगा, उतनी ही ज़्यादा क्लियरेंस होगी। प्लस मॉलिक्यूलर वेट भी इस पे डिपेंड करता है। अगर मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है तो क्लियरेंस कम होगी, क्योंकि उसके जो पोर का साइज होता है उसके ऊपर भी डिपेंड करती है क्लियरेंस। देन हमारा इसका फॉर्मूला दिया गया है क्लियरेंस निकालने के लिए इसका फॉर्मूला है QB इंटू ब्रैकेट में C1 माइनस C0। तो इसमें जो QB है उसका मतलब है ब्लड फ्लो रेट, और जो C1 है दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड इनलेट, यानी कि जो ब्लड जहाँ से आ रहा है डायलाइजर में ऊपर वाली साइड से इनलेट में, वहाँ पर जितनी ब्लड की क्लियरेंस है उसमें से हमें माइनस करना है जो क्लियरेंस हमारी आउटलेट पर है ब्लड की, यानी जो कंसंट्रेशन हमारी ब्लड की आउटलेट पर है, जहाँ से ब्लड निकल रहा है नीचे वाली साइड, वहाँ पर जितनी कंसंट्रेशन होगी उसको माइनस कर देना है, तो हमारी एड्सॉर्प्टिव क्लियरेंस आ जाएगी। अगर हमें यूरिया की निकालनी है तो यूरिया की कंसंट्रेशन चेक करनी है, अगर हमें किसी और इलेक्ट्रोलाइट की निकालनी है तो उसकी हमें चेक करनी पड़ेगी कंसंट्रेशन। देन हमारा लास्ट में आता है 5th डिफ्यूजन कॉफिशिएंट, जिसको हम D से डिनोट करते हैं, और इसका मतलब होता है अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर सॉल्यूट दैट डिफ्यूज अक्रॉस अ यूनिट एरिया इन 1 सेकेंड अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ 1 यूनिट। यानी कि कोई भी पर्टिकुलर सब्सटेंस, लेट सपोज यूरिया जितना अमाउंट ऑफ यूरिया 1 यूनिट एरिया में 1 सेकेंड में डिफ्यूज करेगा, यानी कि ये हमारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये यूरिया का मॉलिक्यूल है। इस यूरिया के मॉलिक्यूल्स को इस मेम्ब्रेन को 1 सेकेंड में क्रॉस करना है, और इसको हम 1 यूनिट मान लेते हैं, तो 1 यूनिट एरिया को कवर अप करना है इन पार्टिकल्स को अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ 1 यूनिट, यानी कि इसके यूरिया के साथ ही साथ दूसरे पार्टिकल्स भी आएंगे यहाँ से, तो ये पार्टिकल भी इसी 1 यूनिट एरिया में आएंगे। तो उस 1 यूनिट एरिया में कितना अमाउंट ऑफ यूरिया आता है या फिर कोई भी पर्टिकुलर सॉल्यूट आता है डिफ्यूज होकर के 1 सेकेंड में, तो उसको हम बोलेंगे डिफ्यूजन कॉफिशिएंट। तो इसका कोई फॉर्मूला तो अभी नॉर्मली हम लोग नहीं निकाल सकते, ऐसे वैल्यू बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो लेकिन इससे हमें ये पता चलता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, यानी कि किसी भी सॉल्यूट का जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा दूसरी साइड में उतना ज़्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा। ये हमें पता है क्योंकि हायर कंसंट्रेशन से अगर लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा कोई भी सॉल्यूट, तो एक तरफ
हाई होना चाहिए, एक तरफ लो होना चाहिए। जितना ज़्यादा इस तरफ सॉल्यूट होगा, जितना हायर अमाउंट में होगा, उतना ज़्यादा डिफ्यूजन होगा। तो ये हैं इसके डायलाइज़र काइनेटिक्स के 5 कंपोनेंट्स जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कुछ और जानकारी। तो ये है हमारे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, यानी कि बायोलॉजिकल रिएक्शंस ऑफ मेम्ब्रेन। जो डायलाइज़र की मेम्ब्रेन होती है उससे जो रिएक्शन होते हैं पेशेंट को, उसको हमने 2 तरीके से कैटेगराइज किया है। एक तो है टाइप ए रिएक्शन, दूसरा है टाइप बी रिएक्शन। तो इनमें से जो टाइप ए रिएक्शन होता है वो विद इन मिनट्स ऑफ स्टार्टिंग डायलिसिस, यानी हमने किसी पेशेंट की डायलिसिस स्टार्ट की और वो कुछ ही मिनट, 1-2 मिनट में या फिर डायलिसिस स्टार्ट करते ही उसके सिम्पटम्स हमें दिखाई देना शुरू हो गए, तो उसको बोलते हैं टाइप ए रिएक्शन। जैसे कि डिस्निया हो सकता है, वीजिंग हो सकता है, कफिंग हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकता है, कोलैप्स हो सकता है, पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। तो ये जो रिएक्शन है इसको हमने बोला टाइप ए रिएक्शन, जो डायलिसिस स्टार्ट करते ही पेशेंट में दिखने लग गए। और इसका जो मेन रीज़न होता है वो इथाइलिन ऑक्साइड, यानी कि ईटीओ, जो हम डायलाइज़र को प्रिजर्व करने के लिए गैस उसमें भरते हैं, जिसका यूज़ करते हैं ईटीओ का, तो इसकी वजह से ये रिएक्शन हो सकता है। और AN69 ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का एक वेरिएंट है, तो उसकी वजह से भी ये रिएक्शन हो सकता है। अब आते हैं टाइप बी रिएक्शन पे। टाइप बी रिएक्शन जो ऐसे रिएक्शन होते हैं जब हम डायलिसिस किसी भी पेशेंट की स्टार्ट करते हैं तो उसके 20 से 40 मिनट के बाद दिखना शुरू होते हैं। और जनरली इसमें बैक पेन होता है, बहुत ज़्यादा तेज़ होता है पेशेंट को, और चेस्ट पेन हो सकता है पेशेंट को, और इसके साथ ही कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन भी हो सकते हैं। और जो टाइप ए रिएक्शन होते हैं इसको हम एनाफिलेक्टिक भी बोलते हैं। एनाफिलेक्टिक रिएक्शन, एनाफिलेक्टिक रिएक्शन भी बोलते हैं। और टाइप बी जो है वो नॉन स्पेसिफिक है। इसमें एनाफिलेक्टिक रिएक्शंस होते हैं, उसमें नॉन स्पेसिफिक है, उसके बारे में नहीं पता। तो और इसमें ईटीओ की वजह से, AN69 की वजह से, और साथ ही साथ कई बार हेपेरिन की वजह से भी रिएक्शन हो जाते हैं। तो ये इसके रीजंस हो गए। तो अब हम बात करते हैं बायोकॉम्पैटिबिलिटी की, यानी कि ये होती क्या है। बायोकॉम्पैटिबिलिटी इज नॉट हार्मफुल और टॉक्सिक टू लिविंग टिश्यू। ऐसी मेम्ब्रेन्स जो कि हमें हार्म नहीं करती हैं और टॉक्सिक भी नहीं होती लिविंग टिश्यू के लिए, उसको हम बोलते हैं बायोकॉम्पैटिबिलिटी, यानी कि बायोकॉम्पैटिबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन्स। तो इसमें जो हमने सिंथेटिक मेम्ब्रेन पढ़ी थी वो पढ़ा था कि बायोकॉम्पैटिबल होती है, और जो सेलुलोज मेम्ब्रेन पढ़ी थी वो बायो इनकॉम्पैटिबल होती है, यानी कि जो सेलुलोज मेम्ब्रेन होती है उससे चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो हमें हार्म करे। और इसकी बायोकॉम्पैटिबिलिटी के कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे कि अगर हम चूज़ करते हैं सिंथेटिक मेम्ब्रेन्स तो लेस हाइपोटेंशन रिस्क होता है, इसमें हाइपोटेंशन का रिस्क नहीं होता। लेस एमिलॉइड डिपोजिशन, एमिलॉइड एक प्लाज्मा प्रोटीन होता है जिसके डिपोजिशन की वजह से कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती हैं। और रिड्यूस्ड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, तो ये रिएक्शन भी नहीं होते हैं। ये कुछ एडवांटेज है हमारी बायोकॉम्पैटिबिलिटी की। और इसके बाद हाई फ्लक्स डायलिसिस अगर हम चूज़ करते हैं तो उसके भी एडवांटेज है, जैसे कि रिस्क फ्री ऑफ सेप्टिसीमिया, यानी कि जो हमारा ब्लड में सेप्सिस होने के चांसेस नहीं रहते अगर हम हाई फ्लक्स डायलिसिस यूज़ करते हैं। और रिड्यूस्ड मॉर्बिडिटी, यानी कॉम्प्लिकेशन भी ड्यूरिंग डायलिसिस नहीं होती हैं। बेटर मिडल मॉलिक्यूल क्लियरेंस, यानी कि जो मिडल मॉलिक्यूल, जो थोड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं उनका क्लियरेंस भी अच्छे से हो पाता है हाई फ्लक्स डायलाइज़र से। तो ये कुछ इसके एडवांटेजेस हैं और जिससे हम देख करके हाई डायलाइज़र को चूज़ करते हैं। तो ये हमारा इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है, डायलाइज़र स्टरलाइजेशन। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब हम डायलाइज़र को रीयूज़ करते हैं या फर्स्ट टाइम यूज़ करते हैं तो डायलाइज़र में कुछ रेसिड्यू मिलता है, यानी कि डायलाइज़र को स्टरलाइज़ किया गया होता है पहले से ही, या फिर जब हम उसको रीयूज़ के लिए
स्टोर करने की कोशिश करते हैं तो उसे पहले स्टरलाइज़ कर लेते हैं, जिससे कि उसमें कोई भी बैक्टीरिया ना रह जाए। और जब हम उसे स्टरलाइज़ करते हैं तो 3 तरह से करते हैं। किसी भी डायलाइज़र को स्टरलाइज़ करने के 3 मेथड हैं। पहला केमिकल मेथड, केमिकल स्टरलाइज़ेशन, दूसरा हीट या फिर थर्मल स्टरलाइज़ेशन और थर्ड है बाय रेडिएशन, यानी रेडिएशन का यूज़ करके हम उसे स्टरलाइज़ करते हैं। तो इसको हमने कुछ पैरामीटर्स पे रख कर के देखा है कि कौन-सा कितना इफ़ेक्टिव मेथड है और कितना सस्ता पड़ता है या महँगा पड़ता है। तो इसमें 3 हमने इसके पैरामीटर्स लिए हैं। पहला, इफ़ेक्ट ऑन डायलाइज़र मेम्ब्रेन, यानी कि इन तीनों प्रोसेस को करने के बाद डायलाइज़र की मेम्ब्रेन पे कुछ इफ़ेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, उसके बेस पर। दूसरा है रेसिड्यू के बेस पर, यानी कि उसको स्टरलाइज़ करने के बाद कुछ उसमें रेसिड्यू भी बचेगा या नहीं बचेगा। देन कॉस्ट इफ़ेक्टिव, यानी कि कौन-सा कितना कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। तो इसमें पहला हम देखते हैं इफ़ेक्ट ऑन डायलाइज़र मेम्ब्रेन। तो जब हम केमिकल का यूज़ करते हैं तो इस पे लो मैकेनिकल स्ट्रेस होता है, लेकिन कोई भी थर्मल स्ट्रेस उस पे मेम्ब्रेन पे नहीं पड़ता है। ठीक है? लो मैकेनिकल स्ट्रेस यानी कुछ मैकेनिकल स्ट्रेस रहेगा, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे हीट का इस्तेमाल नहीं कर रहे केमिकल में, तो उसमें थर्मल स्ट्रेस नहीं रहता है, मेम्ब्रेन सेफ रहती है। बट जब हम हीट या फिर थर्मल स्टरलाइज़ेशन करते हैं तो उसमें हाईली थर्मल स्ट्रेस पड़ता है मेम्ब्रेन के ऊपर, और ये हर तरीके की मेम्ब्रेन के लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि जब हम हाईली हीट स्टरलाइज़ेशन करेंगे तो उसके मेम्ब्रेन के डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और जब हम रेडिएशन का यूज़ करते हैं तो उसपे थोड़ा-थोड़ा थर्मल इफ़ेक्ट पड़ता है, बट बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता। देन अगर हम रेसिड्यू की बात करें तो जब हम केमिकल का यूज़ करते हैं तो यूज़ करने से पहले हम प्राइमिंग करते हैं। प्राइमिंग हम इसीलिए करते हैं ताकि जो रेसिड्यू मटेरियल है वो उसमें से निकल जाए। तो जब हम केमिकल का यूज़ करते हैं, आजकल ईटीओ यानी कि इथाइलिन ऑक्साइड का यूज़ होता है, तो ईटीओ उसमें हमें रेसिड्यू के बेस पर मिलता है, जिसे हमें प्राइमिंग में निकालना पड़ता है। तो इसके बाद में आता है हीट। थर्मल में हमने कुछ भी इसमें केमिकल नहीं भरा तो इसमें कोई रेसिड्यू नहीं मिलेगा। लेकिन रेडिएशन में क्या होता है, रेडिएशन में कुछ साइटोटॉक्सिक रेसिड्यू उसमें बच जाता है, जो कि पेशेंट के लिए हार्मफुल हो सकता है। बाकी इसमें कॉस्ट की बात करें तो हमारा केमिकल वाला लो कॉस्ट है, जो कि बहुत ही सस्ता पड़ता है, और हीट या फिर हम थर्मल स्टरलाइज़ेशन की बात करें तो ये हमारे लिए हाई कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, और रेडिएशन वाला भी हमारे लिए एक्सपेंसिव होता है, हाईली कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है। तो ये थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुए होंगे, और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।